नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज। आज मैं पुनः डॉक्टर तरुण कोठारी, जो कोरोना लॉकडाउन काल में एक क्रांतिकारी की तरह से प्रकट हुए हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी देश के प्रथम एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, जो मार्च से सोशल मीडिया द्वारा सभी देशवासियों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना एक नॉर्मल वायरस है। ये एक सामान्य फ्लू है तथा ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और हमें प्रसन्नता है कि हम डॉक्टर साहिब की मुहिम में प्रारंभ से जुड़े हुए हैं तथा हमने अपने चैनल की प्रारंभिक खबर डॉक्टर साहब की कोरोना साजिश की रिपोर्ट के साथ ही शुरू करी है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज डॉक्टर साहब ने धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब ने आज देश में करीबन आधे से ज़्यादा जनता को जागरूक कर दिया है कि कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। जैसे कि मैं घूम घूम के एक आम लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि एक आम लोग आज यही कह रहे हैं कि कोरोना एक साजिश है। अब डॉक्टर साहब से इसके बारे में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। मेरा एक सबसे पहला प्रश्न है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, आपने इसको जो कोरोना साजिश करार दिया है सोशल मीडिया पे, आपने इसकी किस तरीके से जांच इन्वेस्टिगेशन करके इसको अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया, इसके बारे में बताइए। मैं बेसिकली ये बात पुरानी है। 2009-2010 में स्वाइन फ्लू आया था और डब्ल्यूएचओ ने उस स्वाइन फ्लू को पैंडेमिक घोषित किया था। तो मे बी एज ए डॉक्टर मुझे भी लगता था शायद पैंडेमिक डब्ल्यूएचओ घोषित कर रहा है तो डब्ल्यूएचओ ठीक कर रहा होगा। हमने भी इसको पैंडेमिक माना और उस टाइम पे पूना शहर में कुछ लॉकडाउन लगा। तो ये पूरी दुनिया में उस समय यूरोप में, अमेरिका में ऐसा ही माहौल था जैसा आज भारत में माहौल है। यूरोप, अमेरिका ऐसा ही बंद था, लॉकडाउन था। तो उस वक्त उसके बाद हमें भी लगा कि चलो ठीक है, महामारी थी जो उन देशों में आई, हमारे यहाँ नहीं आई। लेकिन फिर मैंने राजीव दीक्षित जी के कुछ वीडियो सुने उसके बाद, तो उनने जो बातें बताई उस बातों को मैंने गहनता से अध्ययन किया। अध्ययन करके मैंने उनको चेक किया। साल, 2 साल, 3 साल तक मैं इस रिसर्च करता रहा कि भाई ये स्वाइन फ्लू वास्तविक महामारी थी या डब्ल्यूएचओ ने झूठ बोला। तो हमें मालूम चला कि एक PACE, पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप ने इसकी जांच की और उसने बताया कि ये फर्जी महामारी थी और डब्ल्यूएचओ झूठ बोल रहा है। डब्ल्यूएचओ का षड्यंत्रकारी संबंध है वैज्ञानिकों के साथ में और फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ में। तो 2013-14 तक आते आते मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये जो थी ये महामारी नहीं थी, ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया गया। और चूंकि भारत के लोग उसमें शामिल नहीं थे तो भारत के लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देख करके डब्ल्यूएचओ के बारे में एक दिमाग में स्थिति क्लियर हो गई कि डब्ल्यूएचओ एक षड्यंत्रकारी संस्था है और उसको हमें विश्वास नहीं करना है। तो जब ये 2019 के अंदर ये चाइना में बात शुरू हुई और डब्ल्यूएचओ की और चाइना की तनातनी की जो खबरें आ रही थी, उससे मुझे बात समझ में आ गई कि अब डब्ल्यूएचओ ने नया खेल खेला है और इस बार उनका लक्ष्य चाइना है। ये मुझे लगा कि उनका लक्ष्य जो है वो चाइना है और थोड़ा बहुत यूरोप, अमेरिका भी साथ में हो गई, क्योंकि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग कहेंगे एक ही देश में हो रहा है, आपके यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन चाइना बड़ा ही मास्टरमाइंड निकला और खुद को बाहर निकाल दिया उसने और ले दे के फंस गया हमारा देश, है ना। हमारा देश फंस गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक लॉकडाउन की घोषणा करते रहे और देश की अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं -24% तक चली गई है। बिल्कुल। तो वहाँ से जो एक यात्रा शुरू हुई डब्ल्यूएचओ के बारे में, वो हमारी यात्रा पहले ही से ही क्लियर हो गई थी कि मैं बीच में आपको टोकूंगा। हाँ जबकि आपको मालूम है चाइना दुनिया का ऐसा देश है जो लॉकडाउन के बाद भी 7+ उनकी GDP ग्रोथ चली गई है पूरी दुनिया में और सबकी माइनस में जा रही है। देखिए, चाइना में जो लॉकडाउन हुआ, पहली बात तो वो आधा अधूरा लॉकडाउन था, ऐसा लॉकडाउन नहीं हुआ। वो भी एक शहर में हुआ, वुहान शहर में। पूरे चाइना में कहीं लॉकडाउन नहीं हुआ। मान लीजिए भारत के किसी शहर में, सूरत में या राजकोट में लॉकडाउन हो जाता, है ना, वो भी 70-80 दिन का, तो क्या पूरी देश की इकोनॉमी गिरती? नहीं गिरती। उन लोगों ने कितनी समझदारी से काम लिया कि एक शहर को दिखाने के लिए लॉकडाउन कर दिया कि डब्ल्यूएचओ की बात मान ली हमने, यहाँ पर निकला था, यहाँ पर कुछ केस हुए थे, यहाँ बंद कर दिया।
क्या आप कह सकते हैं कि एक वायरस जो हिंदुस्तान के हर शहर में चला गया है, हर कस्बे में चला गया, हर गांव में चला गया है सरकार के हिसाब से, वो चाइना में एक शहर से बाहर निकला ही नहीं? ये संभव कैसे है? बिल्कुल तो सही उन कह लोगों रहे ने उन लोगों को पता लग गया कि डब्ल्यूएचओ गेम खेल रहा है, तो उन गेम से खुद को बचा लिया। और एक छोटा सा शहर में, वुहान कोई बहुत बड़ा शहर नहीं उनका, तो 1 करोड़ की जो आबादी है वुहान की, उसमें उन लोगों ने थोड़ा सा लॉकडाउन करके दिखा दिया। अब भारत के लोग नहीं समझ पाए, भारत की सरकार नहीं समझ पाई, या तो नहीं समझ पाए या उस षड्यंत्र में शामिल हो गए। कोई न कोई इसमें के पीछे बड़ा गेम है, वो गेम क्या है वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये कोरोना एक सामान्य फ्लू है, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, साजिश है। मैंने आपको कह रहा हूँ कि जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग गलत है ना? जो आपका दवाई दी जा रही है वो दवाई गलत है। कोई टेस्टिंग के बारे में बताइए थोड़ा सा। टेस्टिंग बिल्कुल गलत है। टेस्टिंग 2% से लेकर 40%, 50% तक गलत रिजल्ट है। यानी कि आपको रैंडमली टेस्ट करोगे तो सबको पॉजिटिव आ जाएगा। इसके साथ में कई जगह पर फलों पे पॉजिटिव आ रहा है, पानी में पॉजिटिव निकल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गेम चल रहा है। फिर आपको डर का माहौल है, डरा कर रखा हुआ है। मास्क आपको पहना रखा है, मास्क पहनने से आपकी जो है इम्यूनिटी डाउन वैसे हो जाती है। मास्क के बारे में बताइए। जो मास्क में डॉक्टर साहब, मास्क पे इतना जुर्माने लग रहे हैं, दिल्ली में भी देख रहा हूँ मैं, पूरे भारत में जुर्माने लगाए जा रहे हैं। मास्क के बारे में थोड़ा सा जल्दी से बताइए कि आपने जैसे मास्क के लिए भी पहले बताया था। मास्क बिल्कुल नहीं पहनना है, किसी को नहीं पहनना है। मास्क पहनने से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपका कमजोरी आ जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। और खास तौर से पहले से श्वसन संबंधी कोई बीमारी है तो वो बढ़ जाएगी। किसी कीमत पर मास्क मत पहनिए। सरकार इस बात को लेकर के विरोध कर सकते हैं सरकार के साथ में, उनको आप समझा सकते हैं कि हमें मास्क नहीं पहनना है। नहीं, लेकिन ये तो आप एज अ डॉक्टर आप तो बोल सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी कैसे उनको जो जुर्माना कर रहे हैं एसडीएम के कहने पे, उनको कैसे बताए कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है? नहीं, देखो, इसमें आपको समझना होगा। आपने अगर समझ लिया कि मेरे लिए मास्क सही नहीं है, मास्क मेरे लिए खतरनाक है, मैं नहीं पहनूंगा, आप प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट आप सोचिए, महात्मा गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि नमक भारत के लोग नहीं बना सकते, बन गया कानून। गांधी जी ने नमक बनाया, कानून तोड़ा। तो ये कानून तोड़ना पड़ेगा आपको। उनको बोलना पड़ेगा भैया मैं मास्क नहीं पहनूंगा। वो बोलेंगे जी आपको जेल में डालेंगे, तो आप बोले ठीक है मुझे जेल में डालो, अरेस्ट करो, मास्क नहीं पहनूंगा। तो कितने को जेल में डालेंगे? कितने लोगों को क्या पूरी जेल भर देंगे लोग? और भर देंगे तो भरने दो। अगर जेल भर जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनको समझ में आएगा कोई जनता जो है इसको लेकर विद्रोह की स्थिति में। नहीं, इसमें भी ऐसा हो रहा है दिल्ली के अंदर कि जो सिविल डिफेंस वाले हैं वो तो 500 रुपये का जुर्माना कर रहे हैं, लेकिन आप अगर 188 का पर्चा भरते हैं, एसडीएम के सामने पेश होते हैं, तो आपको मात्र 50 रुपये का जुर्माना होता है। लेकिन उसके अंदर वो ये डराते हैं पुलिसकर्मी कि आपको 1 दिन तक लॉकअप में रहना पड़ेगा, सुबह से रात तक। आप बोलो 1 दिन की जगह 10 दिन रखो लॉकअप में, मैं मास्क नहीं पहनूंगा। ये बोलो उनको, आपको ये बोलो 1 दिन को छोड़ो, मुझे 10 दिन अंदर रखो, मैं मास्क नहीं पहनूंगा। आपको ये आपके अंदर दिलेरी होनी चाहिए ना, ये क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप विरोध कर सको गलत चीज का। कानून का विरोध करना जरूरी है। अगर कानून गलत है तो ये विरोध आपको करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर सब लोग बोलेंगे भैया ठीक है भैया लॉकअप पर डाल दो हमको, तो लॉकअप तो बढ़ जाएंगे उनके। इतने लॉकअप कहाँ उनके पास में है? एक पुलिस वाले का कितने लॉकअप होते हैं? तो आपको विरोध करना पड़ेगा, ये बात कहनी पड़ेगी कि हम मास्क नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा प्रश्न, आपने 2 अक्टूबर को जो राजघाट पे विरोध प्रदर्शन किया था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कोरोना, वो मैंने देखा बड़ा प्रभावकारी रहा आपका। अब आपका दूसरा आगामी विरोध प्रदर्शन कब और कहाँ से आप करने जा रहे हैं इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के लिए? देखिए, अभी हम अपनी टीम से बात कर रहे हैं और टीम से बात करके एक डेट बहुत जल्दी आपको बता देंगे। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। और बहुत जल्दी हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, देश की सरकारों को जगाने वाले हैं। हमारे पहले प्रोटेस्ट का कितना बड़ा असर पड़ा आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने शुरू किया जन आंदोलन, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भैया जन आंदोलन शुरू करो हमारे खिलाफ, जबकि हम पूरे देश में 50,000 लोग बाहर निकले होंगे। और इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि भैया इनके खिलाफ जन आंदोलन करो। तो अगला जब प्रोटेस्ट होगा तो प्रधानमंत्री जी की नींद उड़ने वाली है। आपके विरोध जन आंदोलन? हाँ, ये प्रधानमंत्री जी घोषणा किया है कि भैया जो लोग कोरोना को लेकर के ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना सामान्य बीमारी है, फ्लू है, उनके खिलाफ जन आंदोलन करो।
ये कहाँ पे कहा प्रधानमंत्री आप जी ने? देखिए, आप रिपोर्ट चेक कर लिए, कल की न्यूज में है। मन की बात में। मन की बात है, तन की बात है, धन की बात है, वो जो भी है वो आप देख लीजिए, है ना। मैं तो उनको जहाँ देखता नहीं हूँ बेसिकली, है ना। कई लोगों ने मुझे भेजा के देखो प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया जन आंदोलन करो, दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। अरे भैया जब दवाई नहीं है तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? 85-90% लोग तो ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल। और 90% लोग जब ठीक हो रहे हैं तो उसके लिए कौन सी दवाई चाहिए आपको? बिल्कुल है? बिल्कुल। उसके लिए कौन सा वैक्सीन चाहिए? तो प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, मैं अजमेर में सेंट्रल जेल का एक मामला आपको बताता हूँ जी। एक कैदी पॉजिटिव निकला था। अब उसको एडमिट नहीं कराया जेल प्रशासन ने। उसने अखबार में उसकी सुर्खियाँ छपी कि वो पॉजिटिव होने पे भी उसको जेल प्रशासन ने एडमिट नहीं कराया, और 3 दिन बाद वो स्वतः ही ठीक हो गया बिगर किसी दवाई लिए। मतलब अंदर जो भी उसको और ये सब खेल पॉजिटिव नेगेटिव का है, आप समझिए। बीमारी नहीं है, टेस्ट है। ये कह रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, आपको कोई सिम्टम नहीं, टेस्ट किया पॉजिटिव है जी, आप तो पेशेंट हो। अरे ऐसे कैसे पेशेंट हो गया भैया? पेशेंट होगा तो कुछ ना कुछ सिम्टम आएंगे ना उसको। ऐसे तो आप टेस्ट किए जाओ, लोगों को निकाल जाओ। ये सब चीजें षड्यंत्र है। इस बात को देश की जनता को समझना होगा और सरकारों पर प्रेशर डाल के समझाना पड़ेगा सरकारों को। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।